हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई होप ठीक होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, जैसा कि आपको पता है हम अपनी 2 किताबें खत्म कर चुके हैं मात्र 21 दिनों में। आज है हमारी रिवीजन सीरीज का डे 22। ठीक है जी। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपनी बुक 3। ठीक है जी। तो बच्चों ध्यान से समझेंगे इस बुक को, क्या करना है, कैसे समझना है, क्या करेंगे। बहुत सिंपल बुक है, 20 नंबर की एग्जाम में आती है। कैसे कैसे आती है सारी बातें करते हैं। ठीक है। चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लो फटाफट से सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक और अपने दोस्तों के साथ कर दो शेयर। ठीक है जी। आओ फटाफट शुरू करते हैं जी। बच्चों सबसे पहले ना आज हम बात करते हैं किसके बारे में, आपकी बुक 3 के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो बच्चों ध्यान से देखेंगे यहाँ पे जरा। बुक 3 आपके एग्जाम में बुक 3 जो है एक अलग से पूछी जाती है ना। पार्ट बी आता है इसका अलग से पूरा। पार्ट ए में आपकी पहली और दूसरी बुक आती है और पार्ट बी में आपकी बुक 3 आती है एग्जाम में। ठीक है। तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, एक चीज ध्यान से सुन लो, समझ लो। देखिए, अगर आप पहले बुक पार्ट बी पेपर में जो पार्ट ए और पार्ट बी 2 आते हैं, तो पहले आपको कौन सा पार्ट करना चाहिए? पार्ट बी करना चाहिए, क्योंकि छोटा होता है और आसान होता है ना। उसमें बस मुश्किल से एक क्वेश्चन कह लो जो आपका अच्छा खासा होता है, जो थोड़ा सा टाइम लेता है, वो होता है कैश फ्लो का। ठीक है। बट आप अगर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से कर लोगे तो उसमें भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक तो वो जल्दी होता है, प्लस दूसरा क्या है ना, आपका एक तो वहां पे क्या है, टाइम बच जाएगा। अगर आप पार्ट बी को 30-35 मिनट में खत्म कर रहे हो ना, तो बहुत बढ़िया है। ठीक है। 40 मिनट भी ले रहे हो तो भी बहुत बढ़िया है। ठीक है। प्लस दूसरा क्या है, अब वो आसान पोर्शन होता है तो आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ठीक है। और उसकी प्रैक्टिस भी आप आराम से कर सकते हो, जल्दी जल्दी कर सकते हो। ठीक है जी। तो समझ लो पहले क्या आता है पार्ट बी में, कैसे कैसे आता है। बुक 3 पार्ट बी, और इसमें आपके टोटल कहने को चैप्टर 5 है, बट हम जो करते हैं वो नॉर्मली कितने चैप्टर हैं? 4। ठीक है जी। तो टोटल चैप्टर कितने हैं? चैप्टर 1 एंड 2। ठीक है। जो आपका पहला चैप्टर बैलेंस शीट वाला है, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल और बैलेंस शीट दे रखी है जिसमें। ठीक है। यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। दूसरा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो ये दोनों ही चैप्टर जो है 4 नंबर के आते हैं आपके। ठीक है जी। बेटा इनकी जो वेटेज है वो कितने की है? हमारी 4 मार्क्स की है, जिसमें 1 मार्क का आपका एमसीक्यू आता है। ठीक है। और एक क्वेश्चन आता है आपका 1 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स। और ये जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, ये हमेशा ही क्या आता है? मेजर हेड और सब हेड वाला आता है। कौन सा आता है जी? मेजर हेड एंड सब हेड वाला। ठीक है। तो इसको आज अच्छे से खत्म कर देंगे, बेचिंता रहो। बस थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ तो आप लोग लेते ही हो, मुझे भरोसा है आप पे। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर 3 है, आपकी नई वाली लेटेस्ट वाली बुक के हिसाब से बात कर रहा हूं, चैप्टर 3 यानी कि अकाउंटिंग रेशियोज। कौन सा है जी? अकाउंटिंग रेशियोज। ठीक है बच्चों, अगर आपने ये वाली बैलेंस शीट अच्छे से याद कर ली तो अकाउंटिंग रेशियो आपको बहुत आसान लगेगा। ठीक। अगर आपने बैलेंस शीट नहीं पढ़ी और नहीं याद करी तो आपको अकाउंटिंग रेशियो में बड़ी दिक्कत आएगी। ठीक है। तो ये एग्जाम में आने वाला है 4 नंबर का, ये भी 4 मार्क्स का है। ठीक है। इस बार चांसेस है कि एक ही क्वेश्चन आया आपका 4 मार्क वाला। ठीक है ना। 4 नंबर का सीधा सीधा एक क्वेश्चन दे देगा आपको उठा के कि भाई करो। क्लियर है जी। इसके बाद आप आ जाओ किस पे, हमारा तीसरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4। नई बुक के हिसाब से बात करो तो बच्चों वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कौन सा है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसका तो आपको पता ही होगा। ठीक है। ये आपके एग्जाम में कितने नंबर का आता है जी? 8 मार्क्स का आता है, 2 एमसीक्यू। ठीक है। और 1 क्वेश्चन ऑफ 6 मार्क्स। एक क्वेश्चन आता है 6 नंबर का। ठीक है जी। और बच्चों लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे आसान चैप्टर, कॉम्परेटिव एंड कॉमन साइज। ठीक है जी। बेटा ये आपका आता है कितने नंबर का? 4 मार्क्स का। ये कितने नंबर का आता है आपका? 4 मार्क्स का। 1 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स, 1 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स एंड 1 एमसीक्यू। ठीक है जी। तो कुछ इस प्रकार से आपके पूरे पेपर का वो रहता है ना। 4 4 4 और ये 8। ठीक है। 12 8 20 प्लस 20 नंबर का होता है आपका प्रैक्टिकल, जिसमें 8 नंबर का होता है आपका वाइवा और 12 नंबर की आपकी फाइल।
ठीक है जी, वो भी इन्हीं के बेस पे होती है। प्रैक्टिकल फाइल आप बना चुके होंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। नहीं बने तो भैया बना लो अभी विंटर वैकेशन में, नहीं टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है जी, तो ये है। चलिए अब मैं आपको इसमें क्या कराने वाला हूँ, कैसे कराने वाला हूँ समझ लो बेटा। सबसे पहले मैं इसको कराऊंगा आपको, ठीक, बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल आज बताऊंगा आपको। बाकी पढ़ना आपको कैसे है क्या है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है जी। उसके बाद मैं आपको कराऊंगा ये कॉम्परेटिव एंड कॉमन साइज, ठीक, देन अकाउंटिंग रेशियो और देन कैश फ्लो। तो हमारी सीक्वेंस वही रहेगी जैसे हम करते आए हैं अक्सर, ठीक है। पहले, दूसरा, तीसरा और चौथा हम ऐसे करेंगे, ठीक है जी। तो चलिए फटाफट से ना आज बात करते हैं अपने चैप्टर 1 की, जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ठीक है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, ठीक है जी। बच्चों ध्यान से समझना, ये एग्जाम में आता ही आता है, तो मैं लिख रहा हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात आई है तो सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता क्या है पहले ये बता दो जी। बिल्कुल जी, सुन लो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है ये आपको पता होना चाहिए। बच्चों सबसे पहले नंबर पे आता है हमारा स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। भाई आप जब सोल प्रोपराइटर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ रहे थे तो वहां क्या आता था, ट्रेडिंग पी एंड एल, फिर आती थी बैलेंस शीट, यही तो आता था, ट्रेडिंग पी एंड एल और बैलेंस शीट, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या क्या आता है ये समझ लो। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, दूसरा बेटा दूसरे नंबर पे हमारी प्यारी बैलेंस शीट, तीसरा बेटा बैलेंस शीट है तो बैलेंस शीट के साथ साथ क्या चलते हैं, नोट्स टू अकाउंट। इसे अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, कहते हैं अरे ये कैसे हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता। भैया नोट्स टू अकाउंट भी क्या है, हमारा बैलेंस शीट का पार्ट है, ठीक है ना। बैलेंस शीट का मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है ये भी, ठीक है, याद रखना। और लास्ट में एक आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है जी। ये हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है, चार चीजें आती हैं, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, बैलेंस शीट, और दूसरा तीसरा क्या है हमारा नोट्स टू अकाउंट, और चौथा कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है, ठीक है। ये तो किस में आते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। बच्चे सोचते हैं कि ये टूल्स हैं, नहीं नहीं, टूल्स में क्या क्या आता है, कॉम्परेटिव, कॉमन साइज, अकाउंटिंग रेशियो और कैश फ्लो। टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में चार चीजें आती हैं, कॉम्परेटिव, कॉमन साइज, अकाउंटिंग रेशियो और कैश फ्लो, ठीक है। तो टूल्स में वो चीजें आते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये आते हैं, तो आप याद रखना, ठीक है जी। चलो फिर इतनी बातें क्लियर हो गई। तो बेटा आपको ना ये और ये दोनों याद होने चाहिए, नोट्स टू अकाउंट में तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, और कैश फ्लो हम पढ़ेंगे अलग से, ठीक है। देखो मेरी बात सुनो, मैं आपको बैलेंस शीट एक बार बता सकता हूँ, याद करा सकता हूँ थोड़ी सी, ठीक है, मेजर हेड सब हेड याद करा सकता हूँ, लेकिन बच्चों अंदर की जितनी भी चीजें हैं देखिए मेरे एक बार के बताने से नहीं होंगी, वो आपको बार बार पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, आपकी बुक के पीछे इलस्ट्रेशन दे रखे हैं, बुक में इलस्ट्रेशन दे रखे हैं, पीछे स्कैनर के क्वेश्चन दे रखे हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या करो, उनको ना उनको उठाओ और फटाफट पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। वरना मैं छोटी छोटी शॉर्ट्स बना के डाल देता हूँ कि भाई शेयर कैपिटल में क्या क्या आता है, ये चीज़ें शेयर कैपिटल में आती हैं, रिजर्व एंड सरप्लस में ये आती हैं। तो आप उन शॉर्ट्स को क्या कर सकते हो, स्क्रॉल कर करके भी देख सकते हो, स्क्रॉल करने में तो बहुत मजा आता है ना आप लोगों को, तो उनको देख लेना, काम की चीज़ देख लिया करो कभी, ठीक है जी। तो मैं उसके लिए शॉर्ट्स बना बना के बोल देता हूं, आपके लिए शॉर्ट्स आ जाएंगी। जैसे मान लो सिंपल ऐसे शेयर कैपिटल, मैं बोलूंगा नहीं, शेयर कैपिटल, और उसमें फिर साइड में आपको शेयर कैपिटल में क्या क्या आएगा वो सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। ऐसे रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में मैक्सिमम जितनी चीजें हो सकती है सारी आ जाएंगी। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, कुछ शॉर्ट्स बना के आपके लिए डाल सकते हैं, ठीक है जी। जितना हमसे हो पाएगा उतना हम करेंगे, बाकी पढ़ना आपको ही पड़ेगा, समझ आ रही बात। चलो फिर आओ, तो फटाफट से बात करते हैं बैलेंस शीट। बच्चों जो बैलेंस शीट के फॉर्मेट की बात आती है, फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है इसको ध्यान से समझो, इसमें क्या क्या आता है, ठीक है। फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट में बेटा ये जो बैलेंस शीट का पहले फॉर्मेट, हमारी जो पार्टनरशिप अभी पीछे पड़ गया है ना, उसमें बैलेंस शीट पड़ी नहीं वैसे ज्यादा, पर बैलेंस शीट जो है कुछ इस प्रकार से बनती थी, इसको क्या बोलते हैं अपन, हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना। पहले बैलेंस शीट बनती थी हॉरिजॉन्टल तरीके से, तो इधर आती थी लायबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट ऐसे बनती थी। लेकिन अभी क्या किया, इसको लायबिलिटी को उठा के ऊपर ले आए ऐसे, ठीक है जी। तो अभी क्या आता है, ऊपर आती है लायबिलिटी, नीचे क्या आती है अपनी एसेट्स। तो पहले हॉरिजॉन्टल बनती थी, अब बनती है वर्टिकल,
ठीक है। बैलेंस शीट पहले हॉरिजॉन्टल बनती थी, अब कैसे बनती है, वर्टिकल फॉर्मेट में बनती है, ठीक है जी। तो अभी ऊपर क्या आता है हमारा, इक्विटी एंड लायबिलिटी, और नीचे क्या आती है हमारी, एसेट्स आती है। समझ में आ रही है बात। तो यहां पे ध्यान से समझो, फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट कहां पे दे रखा है जी, एज पर कौन सा सर, शेड्यूल 3, पार्ट 1 शेड्यूल 3, ये याद रखना, पार्ट 1 शेड्यूल 3, ठीक है जी। तो इसके अंदर दी हुई है, पूछ लेता है ना कभी कभी बैलेंस शीट किसने बताया, फॉर्मेट बैलेंस शीट का किसने बताया, तो पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 में दी है, ठीक है जी। तो बच्चों फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से होता है, ध्यान से समझना। हम लोगों ने शेयर होल्डर्स उसमें शेयर कैपिटल में पढ़ी थी ना बैलेंस शीट, वही है। सबसे पहले हम कुछ इस प्रकार से क्या बनाते हैं, अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है। ये आता है हमारा नोट्स टू अकाउंट, नोट नंबर, ठीक है। फिर इधर क्या आता है हमारा, प्रीवियस ईयर का डाटा आता है, और फिर आता है हमारा करंट ईयर का डाटा। कभी कभी करंट ईयर प्रीवियस ईयर ऐसे, ठीक है जी। वैसे जो रियल में जो दिया होता है हमें, पहले दिया होता है यहाँ पे करंट ईयर, फिर दिया होता है प्रीवियस ईयर, आप ऐसे समझ लो। चलो लिख ही देता हूं वैसे ही। करंट ईयर और हमारा प्रीवियस ईयर, ठीक है जी। इस प्रकार से हमारी बैलेंस शीट गिवन होती है। और यहां पे दिया होता है सबसे पहले क्या, इक्विटी एंड लायबिलिटी। बेटा पहले सुनना, समझ लेना ध्यान से, कान खोल के सुनना, ध्यान से सुनना। इक्विटी एंड लायबिलिटी में 4 मेजर हेड होते हैं। कितने मेजर हेड हैं, 4। इक्विटी एंड लायबिलिटी में 4 मेजर हेड हैं। कितने मेजर हेड हैं, 4। सुन लेना ध्यान से, ठीक है जी। बच्चों मेरी बात बहुत ध्यान से सुन लो, मैं फिर से कह रहा हूं, इक्विटी एंड लायबिलिटी में 4 मेजर हेड हैं, ठीक है। कौन कौन से, पहला शेयर होल्डर्स फंड, पहला शेयर होल्डर्स फंड। दूसरा एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। तीसरा नॉन करंट लायबिलिटी, तीसरा नॉन करंट लायबिलिटी, और चौथा करंट लायबिलिटी, ठीक है जी। तो हमारे मेजर हेड कितने हैं, 4। समझ में आ गई बात। तो मैं लिख देता हूं आपके लिए, पहला मेजर हेड शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड। दूसरा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ठीक है जी। और तीसरा नॉन करंट लायबिलिटी। और बच्चों चौथा, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं इसको, चौथा करंट लायबिलिटी। याद हो जाने चाहिए एक बार में, सुन लो पहले ही। पहला शेयर होल्डर्स फंड, दूसरा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरा नॉन करंट लायबिलिटी, और चौथा करंट लायबिलिटी, ठीक है जी। अब फटाफट समझो बेटा, शेयर होल्डर्स फंड में कितनी चीजें आती हैं, ए बी सी। शेयर होल्डर्स फंड में कितनी चीजें आती हैं, ध्यान से समझ लो। पहला शेयर कैपिटल आता है, ठीक है, भूलो मत। हाँ जी, शेयर होल्डर्स फंड में पहला क्या आता है, शेयर कैपिटल। दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस। तीसरा मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, ठीक है जी। टोटल 3 चीज आती है, पहला शेयर कैपिटल, दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस, और तीसरा मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, ठीक है जी। तो बताओ, लिख देता हूं साथ साथ, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस, तीसरा मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। बेटा ये याद रखना थोड़े थोड़े से ना, मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरा एक दिन में एकदम से अभी याद कर लो, ठीक है। धीरे धीरे अगर याद भी करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। अब आ जाओ नॉन करंट लायबिलिटी में, इसमें 4 चीजें आती हैं जी। पहला लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, पहला क्या आता है बच्चों, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। दूसरा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी ब्रैकेट में नेट। तीसरा अदर नॉन करंट लायबिलिटी, अदर नॉन करंट लायबिलिटी। और बच्चों चौथा लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ठीक है जी। तो टोटल ये 4 चीजें हमारी यहां पे आती हैं, क्लियर, ठीक है। देखो फिर से सुन लो,
मैं बार बार बोल रहा हूं जिससे आपको याद हो जाए। नॉन करंट लायबिलिटी में चार्ज, पहला लॉन्ग टर्म बोरोइंग, दूसरा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, तीसरा अदर नॉन करंट लायबिलिटी, और चौथा लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ठीक है जी। अच्छा, इसी से रिलेटेड नीचे 4 पॉइंट आते हैं। फिर करंट लायबिलिटी में यहां लॉन्ग टर्म है तो यहां क्या हो जाएगा, बोलो, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। ठीक है जी। दूसरा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी की जगह बच्चों यहां पे हो जाता है ट्रेड पेएबल। क्या हो जाएगा, ट्रेड पेएबल। ठीक। अदर नॉन करंट यहां पे करंट लायबिलिटी की जगह क्या हो जाएगा, यहां पे अदर करंट एसेट्स, और लास्ट यहां पे क्या हो जाएगा हमारा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ठीक है। तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से चलता है ना जी। क्लियर है? क्या कह रहे हो, फॉर्मेट टेढ़ा मेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं बेटा, मैं आपको जस्ट ये चीजें समझा रहा हूं। ठीक है। अच्छा, मैं एसेट्स को इधर लिखता हूं, आती नीचे ही है, ठीक है, बट मैं आपको लिख रहा हूं इधर जिससे कि आपको साफ साफ दिख जाए। एसेट्स में मेजर हेड 2 हैं बस। एसेट्स में मेजर हेड कितने हैं, 2। पहला नॉन करंट एसेट, और बच्चों दूसरा, सेकंड में यहां लिख दे रहा हूं आपके लिए, करंट एसेट्स। पहला नॉन करंट एसेट और दूसरा करंट एसेट्स। ठीक है जी। ये 2 हैं, पहला नॉन करंट एसेट, दूसरा करंट एसेट्स। ठीक है जी। अच्छा, इसमें आप सुनो, पहला प्रॉपर्टी, अभी समझाऊंगा कि इसमें क्या आता है, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स पहला। इसके अंदर भी पहला क्या आता है, इसमें 4 चीजें होती हैं, ध्यान से समझ लो। इसमें 4 चीजें होती हैं। पहला प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, दूसरा इंटेंजिबल एसेट, तीसरा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, और चौथा बच्चों इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। ठीक, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। ठीक है जी। इसके बाद दूसरा हमारा आता है यहां पे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तीसरे नंबर पे हमारा क्या आता है, तीसरे नंबर पे आते हैं डेफर्ड टैक्स एसेट्स। आप यहां से भी अंदाजा लगा सकते हो, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी तो डेफर्ड टैक्स एसेट्स हो जाएंगे यहां पे, है ना। तो डेफर्ड टैक्स एसेट्स। इसके बाद डी, बेटा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, नेक्स्ट अदर नॉन करंट एसेट, अदर नॉन करंट एसेट्स। ठीक है जी। ये चीजें आती हैं इसमें। अच्छा, दूसरे क्या है हमारी करंट एसेट। तो करंट एसेट्स में क्या क्या आता है, ध्यान से समझो जल्दी जल्दी। बेटा यहीं से अंदाजा लगा सकते हो आप, देखो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो इसकी जगह पे यहां पे क्या आ जाएगा, करंट इन्वेस्टमेंट। हाँ है ना भाई, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है तो यहां पे क्या आ जाएगा, करंट इन्वेस्टमेंट। डेफर्ड टैक्स एसेट की जगह पे आती है 3 चीजें, याद रखना, बी, सी और डी। बेटा पहला आपका इन्वेंट्री, क्या आएगा, इन्वेंट्री। दूसरा ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल। तीसरा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट।
ठीक है जी। इसके बाद फिर यहाँ पे देखो क्या है, लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांसेस, तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अब बेटा लास्ट अदर करंट एसेट्स। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा सर क्या बोर कर रहे हो, इतनी चीजें बता रहे हो। कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा बोर होना भी बनता है ना। सुनो अब एक एक करके समझो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो जी। हाँ, सबसे पहले नंबर पे हमारे आते हैं शेयर होल्डर्स फंड, उसमें आती है शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल में क्या क्या आता है ये बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए, फिर भी बता रहा हूं, सुन लो बेटा। अभी मैंने पीछे शेयर्स वाला चैप्टर पढ़ाया था, तो शेयर कैपिटल में दो तो हमारी आती है इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, ये तो आपको याद ही होगा। उसके बाद नोट्स टू अकाउंट में आओ, ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब, तीनों आती हैं। सब्सक्राइब में फोर फीचर को प्लस करते हैं, है ना, और उसको कॉल सिनेरियो क्या करते हैं अपन, माइनस करते हैं। तो ये भी किसका पार्ट है, शेयर कैपिटल का। मान लो आपको बोल दिया कॉल्स इन एरियर, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, डिडक्टेड फ्रॉम सब्सक्राइब कैपिटल, उसको याद रखना। कहां से माइनस करते हैं, सब्सक्राइब कैपिटल में से माइनस करते हैं अंडर शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं यहीं पे आता है शेयर कैपिटल में। तो बच्चों शेयर कैपिटल के अंदर जो जो चीज आती है मैं बता दी आपको। शेयर कैपिटल में क्या आता है, सुन लो फिर से, एक बार फिर बोल रहा हूं बेटा। इक्विटी और प्रेफरेंस तो आएंगे आएंगे, है ना। उसके अलावा नीचे नोट्स टू अकाउंट में आ जाओ, ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब में प्लस करेंगे फॉरफिटेड को, माइनस करेंगे कॉल्स इन एरियर को, बस इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक। नेक्स्ट रिजर्व एंड सरप्लस। बेटा रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आता है, जितने भी रिजर्व्स, प्रॉफिट और लॉसेज हैं हमारे, रिजर्व्स, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, रिवोल्यूशन रिजर्व, जो भी रिजर्व है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सारे के सारे रिजर्व। सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव, सब किस में आते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आते हैं, ठीक है जी। समझ में आ गई बात, ठीक है। पढ़ लेना, लेकिन देखो पढ़ना आपको पड़ेगा, एक दो बार आपको चीजें पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। अगर आप कहोगे, आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप मेरे को व्हाट्सअप कर देना, मैं लिस्ट भेज दूंगा, ठीक है जी, पूरी की पूरी। आप वहां से भी पढ़ सकते हो, सॉल्व करना चाहो फिर उनको सॉल्व करने के लिए मैं आपको ब्लैंक भी दे दूंगा, तो आप प्रिंट आउट निकलोगे उस पर कर भी लेना, ठीक है। मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, इसके अंदर एग्जाम में कुछ पूछता नहीं है तो इसको तो छोड़ भी दो आप, कोई दिक्कत नहीं। बस मेजर हेड सब हेड में याद रखना कि हाँ ये कहाँ पे आता है, कहीं यही दे दिया मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, तो आपको पता होना चाहिए ना शेयर होल्डर्स फंड के अंदर आता है जी, ठीक है जी। नेक्स्ट शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ठीक है जी। तो शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट तो अकेला है, इसके अंदर तो वैसे ही कुछ नहीं आएगा। भाई हमने शेयर इशू करे, पहली एंट्री करते थे ना बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, वो तो कर दी, लेकिन अभी एप्लीकेशन को कैपिटल में ट्रांसफर नहीं किया। जब तक नहीं करेंगे तब तक यहां रखेंगे, जब कर देंगे तो ऊपर शिफ्ट कर देंगे कैपिटल में, ठीक है जी। तो इसमें कुछ नहीं आता। बेटा नॉन करंट लायबिलिटी में पहला है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग मतलब जो मैंने पैसा लंबे समय के लिए क्या कर रखा है, बोरो कर रखा है, उधार ले रखा है, लॉन्ग टर्म के लिए उधार ले रखा है तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ठीक है। शॉर्ट टर्म के लिए ले रखा है तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग। शॉर्ट टर्म मतलब 12 महीने से कम के लिए उधार है तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग, 12 महीने से ज्यादा के लिए किसी से उधार ले रखा है तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ठीक है जी। तो ये दोनों चीजें समझ लो साथ साथ। शॉर्ट टर्म बोरोइंग मतलब 12 महीने से कम के लिए मैंने किसी से पैसा ले रखा है उधार, बैंक से ले रखा है, किसी से भी ले रखा है, तो वो मेरा शॉर्ट टर्म बोरोइंग है। लॉन्ग टर्म के लिए ले रखा है तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, क्लियर है। नेक्स्ट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी में कुछ नहीं आता है ना जी, तो आपके सिलेबस में है भी नहीं इससे रिलेटेड कुछ। अदर नॉन करंट एसेट, बेटा आप लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन याद रखो, बाकी सारी चीजें अदर नॉन करंट लायबिलिटी में डाल देना अगर लॉन्ग टर्म के लिए है तो। लॉन्ग टर्म प्रोविजन में आते हैं जी लंबे समय के प्रोविजन। कोई प्रोविजन ऐसा है जो 12 महीने से ज्यादा के लिए बना रखा है, जैसे प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। भाई हमारा एम्प्लॉय रिटायर होगा, उसको हमें क्या देना पड़ेगा, ग्रेचुटी देनी पड़ेगी, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड का पैसा जो होगा वो होगा। ये सब क्या है मेरे लॉन्ग टर्म के प्रोविजन है, तो ये सब आपको कहां मिलेंगे, लॉन्ग टर्म प्रोविजन में मिलेंगे, ठीक है जी। तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन और लॉन्ग टर्म बोरिंग के अलावा जो बचे हुए हैं वो किस में आएंगे, अदर नॉन करंट लायबिलिटी में आएंगे। बात समझ में आ रही है जी, ठीक। ऐसे यहां पे याद रखो भाई, शॉर्ट टर्म बोरिंग में शॉर्ट टर्म के जो उधारी है वो आएगी। ट्रेड पेएबल में क्रेडिटर और बिल्स पेएबल आते हैं मेरे। उसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजन में शॉर्ट टर्म का प्रोविजन, बेटा शॉर्ट टर्म का प्रोविजन जैसे टैक्स का प्रोविजन, मार्च में बनाया अक्टूबर में पे करना है, मार्च में बनाया सितंबर अक्टूबर में पे कर देंगे,
तो ये क्या है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, तो इसलिए आएगा प्रोविजन फॉर टैक्स वगैरह जो इसमें आते हैं शॉर्ट टर्म प्रोविजन में, ठीक है ना। तो ये आपको मैं बस देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं इनमें क्या क्या आता है, पढ़ने आपको फिर भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। ऐसे सोच के, हाँ ये आप एग्जाम में अगर फंस रहे हो, अच्छा इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, तो ओ इसमें हो सकता है, ठीक है जी। जैसे मैंने बोला अनक्लेम डिविडेंड या अनपेड डिविडेंड, भाई उधार थोड़ी ले रखा है मैंने किसी से, तो इसमें तो नहीं आएगा, प्रोविजन भी नहीं है, और इसमें तो ट्रेड पेबल तो आया ही नहीं, वो क्रेडिटर थोड़ी है मेरा, तो वो क्या है, अदर करंट लायबिलिटी। तो ऐसे आप निकल सकते हो थोड़ी सी चीजों पे, ठीक है जी। अब आ जाओ ऐसे एसेट साइड में। एसेट साइड में जब आप आओगे, सबसे पहले नंबर पे क्या दे रखा है, नॉन करंट एसेट। इसमें भी पहला क्या है हमारा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट, ठीक है जी। तो इसमें पहला देखो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, बच्चों जितनी भी टेंजिबल एसेट्स है उनका नाम बदल के इन्होंने क्या रख दिया, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक। अब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर ही हमारे लाइव स्टॉक आ जाते हैं। लाइव स्टॉक पता क्या होते हैं, अरे भाई हमारी जितनी भी एसेट्स हैं, जैसे गाय भैंस बकरी घोड़ा, है ना जी, ये सब क्या है, ये लाइव स्टॉक में आ जाते हैं, तो ये भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का पार्ट बन जाएंगे, ठीक है। तो जितनी भी हमारी एसेट्स है, मशीनरी बिल्डिंग फर्नीचर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब किसका पार्ट है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का, ठीक। इंटेंजिबल एसेट तो पता ही है आपको, अरे वो एसेट जिनको ना देख सकते ना छू सकते पर एसेट हैं, गुडविल पेटेंट कॉपीराइट ट्रेडमार्क लाइसेंस, ये सब क्या है मेरे इंटेंजिबल एसेट्स हैं, ठीक है जी। कोई एसेट बन रही है, बिल्डिंग बन रही है, बनी नहीं है अभी, बन रही है, तो क्या है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है जी। उसके बाद इंटेंजिबल एसेट बनाई जाती है, कोई अंडर डेवलपमेंट है तो वो यहां पे आएगी, ठीक है। तो ये याद रखना बेटा। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मतलब हमने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं, डिबेंचर्स ले रखे हैं, ठीक है जी, तो ये क्या है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। यानी कि 12 महीने से ज्यादा के लिए कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, बोरो कर रखा है तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग, इन्वेस्ट कर रखा है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक। थोड़े टाइम के लिए कर रखा है तो करंट इन्वेस्टमेंट, क्लियर। नेक्स्ट डेफर्ड टैक्स एसेट्स नहीं आएगा। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, मैंने 12 महीने से ज्यादा के लिए किसी को एडवांस दे दिया, उधार दे रखा है, भाई ऐसा थोड़ी कि हम लोन लेते ही, हम लोन देते भी तो हैं, है ना। तो जो हमने लोन दे रखा है वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है बच्चों। जो इनमें नहीं आया वो किस में आ जाएगा, अदर नॉन करंट एसेट्स में आ जाएगा, ठीक है जी। ऐसे यहाँ पे आ जाओ जी। करंट इन्वेस्टमेंट बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ट्रेड रिसेबल यानी कि डेटर और बिल्स रिसेबल दो ही चीजें हैं इसमें, ठीक है जी। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपको पता ही है। अब शॉर्ट टर्म लोन जो अगर 12 महीने के लिए दिया तो यहाँ, 12 महीने से कम के लिए दिया तो यहाँ। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में याद रखना, हाँ बेटा, रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स वर्क इन प्रोग्रेस, 3 तो ये हो गए। इसके बाद लूज टूल्स और स्पेयर पार्ट्स भी बोलते हैं, ये भी मेरा इन्वेंट्री का पार्ट होता है, ठीक है। तो इनको घुमा देता है थोड़ा सा, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना। तो इन्वेंट्री में ये 4-5 चीजें आती हैं, ठीक है जी। बाकी शॉर्ट्स जरूर देख लेना वो, ठीक बेटा। बाकी बची हुई चीजें अगर इनमें नहीं है तो किस में आएंगी, अदर करंट एसेट्स में आएंगी, ठीक है। तो देखो ये आपकी बैलेंस शीट है, छोटी सी बता रहे हो, हाँ छोटी सी है, ठीक है। तो आप इसको तो जरूर पढ़ लेना। इसके अलावा मैं अभी चलता हूं अगले टॉपिक पे, जिसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। बाकी ना ये जो इनके अंदर की और जो चीजें हैं, मैं उनके लिए आपको बोल रहा हूँ ना, शॉर्ट्स वीडियो डलवा देंगे आप उनसे, एक बार थोड़ा सा क्या है पार्ट वाइज डलवाऊंगा, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3। तो जो भी 7 8 10 पार्ट छोटे छोटे बनेंगे, आप एक बार उनको भी देख लेना, तो सारी चीजें उनमें कवर कर देंगे, ठीक है जी। समझ में आ रही बात। आलसी हो रहे हो ना आप लोग, पढ़ते नहीं इसलिए करवाना पड़ रहा है ये, ठीक है। अब बोल दिया इसलिए जरूर करवाऊंगा, है ना। पहले तो मैं नहीं तो ऐसे आड़म टोड़ी करता रहता हूँ। आड़म टोड़ी का मतलब समझ रहे हो, मतलब एक अरे छोड़ो कर लेंगे आलस, ठीक है। अब ये आलस आप लोगों की वजह से, आप लोग मेरी वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो चैनल को लाइक भी नहीं कर रहे हो वीडियोस को। भैया लाइक वाइक कर लो, कमेंट वमेंट कर लो, थोड़ा सा आपके लिए तो कर रहा हूं, है ना। चलो अगला सुनो जी, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल और समझ लो। बेटा स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, इसको याद रखने का बड़ा सिंपल सा तरीका है जी। क्या है, ध्यान से समझिएगा। मैं हमेशा ऐसे याद करवाता हूं क्योंकि इसकी ना एक सीक्वेंस होती है और सीक्वेंस आपको आनी चाहिए, इसलिए ऐसे याद करना। क्या है जी, आर ओ लगवाकर सीपीसी में एम्प्लॉयज की एफडी कराई
फॉर अदर एक्सपेंसेस। मतलब सर, अरे भाई बड़ा सिंपल है, आपकी बुक में भी दे रखा है, सुनो। आरओ लगवाया सीपीसी में, एम्प्लॉयज की एफडी करा दी फॉर अदर एक्सपेंसेस। हमारी कंपनी बड़ी अच्छी है, एम्प्लॉयज को पैसे नहीं देती, सैलरी नहीं देती, उनके घर पे आरओ लगवा देगी पानी पीने के लिए। अब पानी पी के क्या जिंदगी निकल जाएगी? नहीं, और भी खर्चे होते हैं ना जी। तो उन खर्चों के लिए सीपीसी एक बैंक है मान लेते हैं, उसमें क्या करा दी हमने, उनकी एफडी करा दी। अब एफडी हुई है तो उस पर इंटरेस्ट आएगा, उससे वो अपने बाकी खर्चे चलाते रहेंगे, तो अब सैलरी वैलरी का झंझट खत्म। समझ रहे हो कितना आसान काम है? तो बेटा ये एक सीक्वेंस याद रखने के लिए है, वैसे सच में नहीं है ऐसा, ठीक है। तो आरओ लगवाकर सीपीसी में एम्प्लॉयज की एफडी कराई फॉर अदर एक्सपेंसेस। तो बेटा स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल कुछ इस प्रकार से बनती है हमारी। आर फॉर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्या होता है जी? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है जी। जो भी अमाउंट होगा वो लिख लेंगे। ओ से अदर इनकम, बेटा इन दोनों को मिलाओगे तो क्या आएगा हमारा? टोटल रेवेन्यू। लगवाकर का मतलब टोटल रेवेन्यू, इसको मैं 1 दे देता हूं नंबर, ठीक है जी। फिर हमारे शुरू हो गए एक्सपेंसेस। ये जो सीपीसी एम्प्लॉयज एफडी अदर एक्सपेंस है ना, ये वाले, ये सब क्या है? मेरे खर्चे हैं, ठीक है। तो C4 क्या है तुम्हें आज समझाऊं मैं? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड होता है, गलत मत जाना, ठीक है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है जी। C4 कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। P का मतलब होता है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। P4 परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ले जी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्या है जी? फिर दोबारा C4 चेंजेस इन इन्वेंट्री। बेटा CPC चेंजेस इन इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कैसा हो सकता है? चाहे रॉ मटेरियल हो, चाहे WIP हो, या फिनिश गुड्स हो, तीनों होते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज मतलब एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस, हाँ है ना? एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस। बेटा एक दो बार इसको पढ़ भी लोगे ना, स्क्रीनशॉट ले लेना, पढ़ लेना तो याद हो जाएंगी चीजें। F4 फाइनेंस कॉस्ट। D4 डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। और अदर एक्सपेंसेस से अदर एक्सपेंसेस, ठीक है। तो कभी कभी इसमें से भी पूछ लेता है। बेटा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल का दूसरा नाम है, पता होगा आप लोगों को। सेल यानी कि जो हमने सामान बेचा है, सेल ऑफ स्क्रैप भी आ जाता है इसमें, ठीक है ना। तो ये क्या है मेरा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। उसके अलावा जितनी भी इनकम है वो किस में आ जाएंगी? अदर इनकम में, ठीक है। जैसे मान लो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया, भाई मैंने कहीं पे इन्वेस्ट कर रखा, वहां से कोई भी इनकम आ रही है तो वो सब क्या है? अदर इनकम में आ जाएगी, ठीक है जी। रेंट रिसीव होना, भाई हम ट्रेडिंग P&L बनाते थे ना, तो जो डायरेक्ट नेचर की है वो सिर्फ क्या होती थी? सेल होती थी ट्रेडिंग में, बाकी P&L अकाउंट की जितनी भी चीजें थी वो नीचे आती थी, तो वो सब यहाँ पे अदर इनकम में आ जाएंगी, बस इतना सा फर्क है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कि भाई हमने जैसे वो क्या था ना हमारा, कि हमने जो मटेरियल है इस बार जो हमने कंज्यूम किया है, भाई रॉ मटेरियल हमने कंज्यूम किया होगा, रॉ मटेरियल आया, कुछ पहले से था, कुछ बच गया, तो जो इस बार यूज किया गया, कंज्यूम किया गया, उसकी कॉस्ट क्या है वो, ठीक है ना। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम वो हो गया। परचेज कितने का करा है वो। अब बचा कितना है? चेंज क्या है? यानी कि ओपनिंग और क्लोजिंग हम लिखते थे पहले, ओपनिंग इधर क्लोजिंग इधर, तो उन दोनों के बीच का जो गैप होता है ना ओपनिंग क्लोजिंग का, अब हम उसको चेंजेस इन्वेंट्री में लिखने लगे। एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस, बेटा एम्प्लॉयज के जितने भी खर्चे, चाहे वेजेस हो, सैलरी हो, जितने भी हैं वो सब किस में आते हैं? एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस में। फाइनेंस कॉस्ट मतलब हमने ब्याज पे पैसा ले रखा है, ब्याज पे करना है, इंटरेस्ट वगैरह पे करते हैं ना, वो फाइनेंस कॉस्ट में आता है। डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन तुम्हें पता ही है, अदर एक्सपेंस में, जो इनमें नहीं आया वो इसमें आएगा, ठीक। टोटल रेवेन्यू 1, टोटल एक्सपेंस को दिया नाम 2। बेटा प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकलेगा बताओ।
भाई टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस को क्या कर दो, माइनस, यानी कि 1 - 2। बस इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं बेटा, इसमें से टैक्स माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बस ये है आपका ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। देख लो, याद रखना, आरओ लगवाकर सीपीसी में एम्प्लॉयज की एफडी कराई फॉर अदर एक्सपेंसेस, बस इतनी सी बात है। आर फॉर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ओ से अदर इनकम, ठीक है, आर हो गया। सी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, पी से परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है जी। सी से चेंजेस इन इन्वेंट्री, एम्प्लॉयज से एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस, एफ से फाइनेंस कॉस्ट, डी से डेप्रिसिएशन, ए से इसके बाद क्या है, अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, और लास्ट में अदर एक्सपेंसेस से अदर एक्सपेंसेस। बस इतना सा है, ठीक है। तो ये आपका है स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। कोई दिक्कत बच्चों यहां तक समझ में आ गया? तो देखो मेरे पहले चैप्टर में सच बताऊं तो 4 नंबर वाले चैप्टर में सिर्फ इतना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है पूरे चैप्टर में। पूरे चैप्टर में सिर्फ यही 2 चीजें हैं। अब आपको करना क्या है, आपको अपनी बुक के इलस्ट्रेशंस कर लेना, ठीक है। इलस्ट्रेशंस को एक बार रीड आउट कर लेना, बस रीडिंग कर लेना कि अच्छा शेयर कैपिटल में क्या क्या आता है, रिजर्व एंड सरप्लस में, या फिर हमारे शॉर्ट्स देख लेना। मैं बता रहा हूँ ना, शॉर्ट्स बनाने वाले तो शॉर्ट देख लेना, ठीक है जी। तो चलिए ज्यादा नहीं कराऊंगा बच्चों, चैप्टर 1 हो गया खत्म। चैप्टर 2 1 नंबर का एक एमसीक्यू आता है, वो भी चॉइस में आता है, इसलिए भैया थ्योरी पढ़ने का मन हो कर लेना, मैं उसमें क्या ही पढ़ा पाऊंगा, ठीक है। उसमें भी ऑब्जेक्टिव्स और लिमिटेशंस वगैरह वो पढ़ लेना आप लोग, ठीक है जी। अब मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगा, यानी कल हम करेंगे कॉम्परेटिव कॉमन साइज, ठीक है। उन चारों के 1-1, 2-2 क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, ठीक है। जो एग्जाम में पीछे के और सैंपल पेपर वगैरह क्वेश्चन है वो कराऊंगा आपको, ठीक है जी। उसके बाद अकाउंटिंग रेशियो, देन कैश फ्लो, फटाफट से करेंगे रिवीजन को खत्म, ठीक है जी। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। आज है हमारा रिवीजन सीरीज का डे 22, मिलते हैं डे 23 में, ठीक है जी। धन्यवाद।